Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Morning, sir. ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, गुड। बस थोड़ा सा धीरे आवाज आ रहा है सर। हाँ ठीक है, हम माइक अब पास कर लिए। बहुत धीरे आवाज आ रहा है यार, थोड़ा सा क्या। भाई किसी को आवाज सुनाई दे रहा है? Nope. यस सर, यस सर। जस्ट मिनट रुको। सर धीरे आवाज आ रही है सर। हाँ, सबको आने दो। सुनाई दे रहा है, तुम्हारा आवाज सुनाई दे रहा है, सबको आने दो। 23 स्टूडेंट्स have joined. Okay.
देखो तो स्क्रीन विजिबल है? No, sir. ये हम शेयर किए हैं अभी। नो सर। No, sir. Screen visible नहीं है sir. हो रहा है, इट इज इन प्रोसेस। Yes, sir. Yes, sir. विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यस सर, यस सर। So in the previous class हम लोग थोड़ा सा बात किए थे, we had talked about a brief introduction about the computing. We will continue from that point. वहीं से हम लोग बात करेंगे। तो पहला तो सवाल उठता है कि what is computer and what is computing, क्या है ये दोनों चीज, और उसी पे हम लोग आगे बात करेंगे। We will first understand the notion of computer and computing, then why we need to know a programming language to get the things done using a computer, why we need to know a programming language, and also we will try to learn that whether why C is the best language to start with। C ही क्यों पहला language है? You can start with any language, but C is the most basic language that is given as a PPS in your paper, that is PPS। उस पे भी हम लोग बात करेंगे। एंड फाइनली देन वी मूव टू द कंटेंट, दैट इज द कोर कंटेंट ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड द सी लैंग्वेज। उसी का जो मेन एस्पेक्ट्स है उसी पे हम लोग बढ़ेंगे आगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो प्रोग्रामिंग क्यों, हमें क्यों कंप्यूटिंग चाहिए? तो पहला पर्पस कंप्यूटिंग का हमारा है कि हम लोग जो डिवाइस बनाते हैं, या फिर हम लोग पहले तो मैनुअली काम करते थे, लेकिन जब काम बढ़ा, लोग बढ़े, then it was very difficult to handle all those works manually, and discrepancies, that is errors kept in, काम में हमारा गलती आने लगा। चार्ल्स बाबेज का नाम आप लोग सुने होंगे। he is said to be the father of computer, and when his father was a tax collector, तो वहीं से बात शुरू हुआ, सारा बात वहीं से शुरू हुआ कि जब उनके पिताजी, सेंसस होता था और सेंसस का काम उनके पिताजी को दिया गया, और उनके पिताजी को ये सारा हिसाब मैनुअली ऑन रजिस्टर रखने में उनको बहुत तकलीफ होने लगा। तो चार्ल्स बाबेज जो है, उनको ये लगा कि नहीं, आई शुड मेक, कैन इट बी डन मैनुअली, कुछ ऐसा मशीन बनाया जा सकता है। तो पहला कंप्यूटर देखा जाए तो वो वही बनाए, दैट इज पास्कलाइट। उससे पहले पास्कल का एक कंप्यूटर आया हुआ था, उसी पास्कल कंप्यूटर को वो इसलिए अपग्रेड किए, इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कोई काम मैनुअली करते हैं, इट मे हैव एरर्स एंड इनएक्यूरेसी, एंड दैट टू इट मे टेक, दैट इज ए बिग अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत बड़ा समय लग सकता है। एंड ऑल्सो अगर वो काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, देन ह्यूमन के जरिए उस काम को करना, इट इज नॉट फुल प्रूफ, ये पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं किया सकता है कि वो काम सही ही हो। एंड दैट इज व्हाई यही प्राइमरी मोटिवेशन था कि कुछ ऐसा डिवाइसिंग किया जाए, कुछ ऐसा मशीन बनाया जाए जो कि हमारा इस तरह का काम करे। तो शुरुआती दौर में जो मशीन वो लोग बनाए, उनका पर्पस था कि गणना करना, दैट इज कंप्यूटिंग वाज लिमिटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग। दैट इज उनका जो था कंप्यूटिंग, शुरू में जो कंप्यूटिंग था, इट वाज लिमिटेड टू द मीनिंग ऑफ कैलकुलेशन, दैट इज गणना तक ही ये बात सीमित था। लेकिन जब हमारा हम कोशिश करने लगे कि ज्यादा से ज्यादा काम हम कंप्यूटर्स के जरिए करें, बिकॉज आवर रियलिस्टिक world, we don't have only the arithmetic operations or calculative operations, we have logical operations। हमारे पास लॉजिकल वर्कफ्लो हमारे पास होता है।
सो वी आल्सो वांटेड, हमको ऐसा भी जरूरत हुआ कि हम लोग जो मशीन हम बना रहे हैं वो हमारे लिए सिर्फ कैलकुलेट नहीं करे, इट शुड डू मच मोर देन दैट, एंड दैट इज व्हाई वी डिवाइज्ड द थिंग दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर्स, जो कि हमको अब जो कंप्यूटर जो बन रहे हैं या फिर उसके एक समय के बाद जो बनने लगे तब अपग्रेड हुए, तो ये सिर्फ कंप्यूटिंग या फिर कैलकुलेटिंग के अर्थ तक नहीं रहा, ये लॉजिकल मैनिपुलेशंस भी करने लगा। तो पहले का जो कंप्यूटर्स थे वो अरिथमेटिक मैनिपुलेशंस पे काम करते थे, उसके बाद उसका अर्थ भी बदला, प्रयोजन भी बदला और उनका यूज भी बदला। In that sense, it converted itself to extended its services to logical operations also. So nowadays, someone may ask you कि ऐसा पूछा जाता है कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है? एक कॉमन क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस है? एनीवन ऑफ यू कैन से, अगर तुम लोग में से कोई बोल सकता है तो। कैलकुलेटर से अर्थमेटिक प्रॉब्लम सीख कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से क्या नाम है, अर्थमेटिक प्लस लॉजिकल काम भी कर सकते हैं। Good. यही मेन डिफरेंस है। कैलकुलेटर बोथ आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड बोथ हैव द हार्डवेयर सर्किटरी, एवरीथिंग इज द सेम, लेकिन कंप्यूटिंग में जो एक चीज हम लोग ऐड कर पाए जिसको कहते हैं लॉजिकल मैनिपुलेशंस, और आज के डेट में ये पूरा जो तुम दिखाओ देख रहे हो कंप्यूटिंग का, इतना जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये पूरी तरह से लॉजिकल मैनिपुलेशंस पे है। हाँ, ये निश्चित है कि बेसिक में एट द बेस एवरीथिंग, ऑल द लॉजिकल मैनिपुलेशंस आर डन समवट इन ए कैलकुलेटिव मोड, but their context is somewhat logically उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। एक कैलकुलेशन होता है कि उसको नॉर्मली उसको जोड़ दिए या फिर जो जैसा फ्लैट कैलकुलेशंस होता है, तो यहीं पे कंप्यूटिंग जो है कैलकुलेशन से डिफर कर गया और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हमें प्रयोजन हुआ, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड ए कंप्यूटर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए सिस्टम। तो जब हम कंप्यूटर्स का बात करते हैं, द डिवाइसेस दैट वी हैव, दे आर बेसिकली डिजिटल डिवाइसेस। आज की डेट में वो डिजिटल डिवाइसेस है। शुरू में ये जब बना था तो दे वर मैकेनिकल, देन द इरा वाज ऑफ इलेक्ट्रिकल, एक युग आया जो इलेक्ट्रिकली वो सारे डिवाइसेस को बनाए गए, और उसके बाद जब मिनिएचराइजेशन जब हुआ, मतलब उसका स्मॉल जब सेमीकंडक्टर चिप टेक्नोलॉजी आया, तब इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो शुरू से ही ये लॉजिक पे काम करता है, दैट इज 0 और 1 पे काम करता है, लेकिन ये पहले ये मैनुअली था, उसके बाद वो इलेक्ट्रिकली आया, वही 0 और 1 के जरिए ही हम लोग स्विचिंग का फंक्शन करवाते थे। बाद में जब मिनिएचराइजेशन हुआ तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करा पाए, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए डिजिटल, मोर बेसिकली इट इज डिजिटल डिवाइस। जरूरी नहीं है जो कंप्यूटर्स पे अभी हम आपसे क्लास ले रहे हैं या फिर जो कंप्यूटर हम लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं वही मेरा कंप्यूटर हो। आज की डेट में एक राउटर, एक स्विच, कोई भी आपका एक छोटा सा मॉडेम अगर आप बाजार से डोंगल लेते हैं, इट इज आल्सो ए स्मॉल काइंड ऑफ नॉट कंप्यूटर, इट इज बेसिकली इट इज अ डिजिटल डिवाइस। उसके पास एक डिजिटल डिवाइस का कुछ फैसिलिटी कुछ है, उसके पास घटक है, दैट इज व्हाई इट इज एबल टू हैंडल दिस ट्रैफिक, द डेटा ट्रैफिक को उसको हैंडल कर सकता है। तो डिजिटल डिवाइस को अगर हम स्पेशलाइजेशन करें, देन दैट डिवाइस बिकम्स आवर, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर को दो एस्पेक्ट से हम लोग देख सकते हैं, एक है आपका हार्डवेयर एस्पेक्ट, जब हम कंप्यूटर सिस्टम्स के विषय में बात करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटिंग सिस्टम। दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर, तो इस पे हम बाद में आएंगे कि ये क्यों है और कैसे है, पूरा सिलेबस कैसे पे है। पहले हम इस पे बात करेंगे कि हम ये क्यों, मतलब हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज दिस। तो हम पिछले क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कशन किए थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम अगर मुझे बनाना है, सो आई नीड टू डिफाइन इट एज अ सिस्टम, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो किसी भी सिस्टम का जो बेसिक जो प्रारूप होता है, दैट इज कॉल्ड, पहला है कि उसके पास अपना एक इनपुट होना चाहिए। ये हम बताए थे पिछले क्लास में, दोस्त हु हैव अटेंडेड उनको कुछ पता होगा। उसके पास एक इनपुट निश्चित रूप से होना चाहिए। चाहे दुनिया में कोई भी चीज को आप ले ले, वो सिस्टम के रूप में आप उसको देख सकते हैं। आप साइंस बैकग्राउंड से, इवन फिजिक्स आल्सो, फिजिक्स केमिस्ट्री आल्सो टेक्स समथिंग एज अ सिस्टम। जैसे हम लोग मोमेंटम वगैरह देखते हैं, वहां भी हम लोग सिस्टम पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। तो दूसरा उसके पास एक होना चाहिए, उसका एक आउटपुट, और सिस्टम के अंदर में जो काम होता है, the things that is going on is called the behavior. This is the fundamental
फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एनी सिस्टम। कोई भी सिस्टम अगर हम बनाना चाहते हैं तो ये तीन हमें हमारे पास चाहिए। तो पहला क्या है, वी नीड द इनपुट पार्ट, जहां से हमको अब उस सिस्टम के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के इनपुट लेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कॉलेज का सिस्टम लिया था, तो कॉलेज में इनपुट क्या होता है, जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्टाफ्स हैं और जो बच्चे हैं, वही उसका इनपुट है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट। प्रोसेसिंग क्या होता है, द वर्किंग ऑफ द कॉलेज, एंड आउटपुट क्या होता है, जो वहां से बच्चे पढ़ के निकलते हैं, रिजल्ट ऑफ द तो स्टूडेंट। हर सिस्टम के पास अपना ये तीन चीज होना ही चाहिए, दैट इज आउटपुट, इनपुट एंड बिहेवियर। अब अगर एक चीज हम और डिस्कस किए थे, किसी सिस्टम में इफ वी हैव कोई बड़ा काम उस सिस्टम के जरिए हो रहा है एंड दैट वर्क हैज टू बी डन इन स्टेप्स, सो इट मे सो हैपन दैट वी मे नीड द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ द स्टेप्स टू कैरी ऑन फॉर फर्दर स्टेप्स। तब हमारे पास उस सिस्टम के पास कोई स्टोरेज या फिर कोई इंटरमीडिएट ऑपरेशंस जगह बनाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट Memory. वी नीड another fundamental module that is called memory। तो हमें ये तीन भी, ये मेमोरी भी हमें चाहिए। सो मेमोरी से भी वो डेटा को ले सकता है, जो कोई भी इंटरमीडिएट आउटपुट अगर निकल के आ रहा है, तो अगर उसको सब्सिक्वेंट स्टेप्स में, अगर एक पूरा काम है, इफ ए वर्क या फिर कोई एक जॉब है जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में हमको करना है, तो अगर 2 का रिजल्ट मुझे 3 में चाहिए या फिर 2 का रिजल्ट मुझे 4 में चाहिए, then I need to hold this result, intermediate result, in some location readily available for the further processing of the steps, and that is why a new thing that was introduced is called the memory। तो memory तो उसके पास होना ही चाहिए। तो अगर कोई सिस्टम बेसिकली एक फ्लैट वे में काम करता है, दैट इज छोटा छोटा काम कर रहा है, कोई बड़ा काम उसको नहीं दिया जा रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स काम उसको नहीं दिया जा रहा है, देन दिस 3 मॉड्यूल्स इज सफिशिएंट। फॉर एग्जांपल आप अपना घर का पंप, हैंड पंप को ही देखिए, इट इज ए वेरी सिंपलिस्टिक। आप जस्ट उस पे एफर्ट लगाते हैं, उसका उठता है, पानी निकल के आ जाता है। सो इट इज अ वेरी, देयर इज नथिंग टू स्टोर। तो इसी तरह से, लेकिन अगर मुझे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स कहीं रखना है, उसको और भी फर्दर उस पे हम लॉजिकल मैनिपुलेशंस करना चाहते हैं, देन वी नीड the justification of the storage module is valid, कि हाँ एक मुझे स्टोरेज सिस्टम रखना पड़ेगा। तो इसी अर्थ में हम अपने सिस्टम के डिजाइन को समझे, कंप्यूटिंग सिस्टम जो है किस तरह से डिजाइन किया गया है। सो कंप्यूटिंग सिस्टम में हमारे पास 3 यूनिट है। वी आर हैविंग इट इज कैटेगराइज्ड एज 3 यूनिट्स। पहला है हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट जहां पे मेरा एक्चुअल वर्क ऑफ कंप्यूटेशंस होगा, वेयर द एक्चुअल वर्क ऑफ कंप्यूटेशन विल हैपन। नेक्स्ट वी हैव द इनपुट यूनिट। नो सॉरी, नॉट इनपुट यूनिट, तो सिस्टम व्यू में था। वी विल हैव हेलो, हाँ, रुको जस्ट अ मिनट, हैंग हो रहा है। सर वेरी स्मॉल दिखाई दे रहा है। स्मॉल दिखाई दे रहा है? अच्छा ठीक है, बड़ा तुम जूम आउट करके देख सकते हो, जूम कर लो ना स्क्रीन पर, हो जाएगा। तो दूसरा, पहला यूनिट एग्जीक्यूशन यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट। कि एक तो हमको वो काम करवाना है, और दूसरा जब ये काम एक मशीन के ऊपर हम डिपेंड करने वाले हैं, तो डेफिनेटली उसके पास वो सारा विधि विधान हमको उसको देना होगा, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड स्पेसिफिकेशंस हमको उसको देना पड़ेगा, ताकि एग्जीक्यूशन, वो जो काम कर रहा है उसमें कहीं पे कोई मतभेद ना हो, एम्बिग्युइटी ना हो, विवाद नहीं खड़ा हो। तीसरा,
जो ये जो पूरा काम होगा, इट हैज टू बी कैरिड आउट इन arithmetic and logical manner, that is arithmetic in that context, arithmetic and logical unit. इसी दोनों के टर्म्स में ये काम होने वाला है। तो जब हम सिस्टम पर्सपेक्टिव में जाते हैं, कंप्यूटिंग का जो हार्डवेयर सिस्टम पर्सपेक्टिव में जाते हैं, तो मूलतः हमारे पास 3 यूनिट है। दैट इज, अगर उसका हम बनाएंगे, अभी फिगर से क्लियर हो जाएगा सारा चीज, उसके अंदर भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। तो ये 3 एलिमेंट हमको मुख्यतः रूप से चाहिए जो काम को अंजाम देंगे। इनपुट तो चाहिए ही, आउटपुट तो चाहिए ही, लेकिन जो फंक्शनल ब्लॉक का अगर मैं बात करूं, तो द फंक्शनल ब्लॉक नीड एग्जीक्यूशन यूनिट, दैट इज समवेयर द वर्क हैज टू बी डन। किसी न किसी टेबल पे वो काम होना है, तो किस लोकेशन पे वो काम होगा? जब काम हो रहा है तो सिस्टम के अंदरूनी घटक, द इंटरनल कंपोनेंट्स के बीच में जो नेगोशिएशंस जो होंगे, जो तालमेल होगा, उसमें एक बैलेंस रहे, उसमें कोई विवाद नहीं खड़ा हो, दैट इज ए कंट्रोल। हम लोग ट्रैफिक में जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस हाथ दिखा के एक तरफ का छोड़ता है, दूसरी तरफ का बंद रखता है, जस्ट टू नेगोशिएट द ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक, और कोई विवाद ना खड़ा हो। और ये काम कौन करेगा? वी नीड that unit, that is called the arithmetic unit and the logical unit. The arithmetic unit is supposed to perform the work in arithmetic mode. Logical unit is supposed to perform the work as logical operations. तो दो अलग अलग यूनिट हम लोग रखे हैं। तो कुछ काम को हम लोग arithmetic mode के ऊपर छोड़ देते हैं कि it can be done, those steps can be solved by arithmetic operations, and some steps may need a sequence of logical operations, and for that we leave it for the logical part. यही 3 मुख्य घटक हैं। तो अब ये कैसे, ये हाउ दे वर्क? तो पहला हमारे पास जो है इनपुट तो हमें चाहिए ही। लेट मी ड्रॉ। तो एक इनपुट यूनिट हमें देना पड़ेगा, इनपुट यूनिट। दूसरा कि उसी इनपुट यूनिट को कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे किससे? दैट इज द मेन यूनिट, दैट इज द जो सिस्टम व्यू हम दिखाए थे, दैट इज द पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड फाइनली वी आर हैविंग we can say that we are having we are having input plus output। इसमें हम इनपुट आउटपुट दोनों रख लेते हैं। और इसमें हमको एक मेमोरी यूनिट या फिर कहीं आप इसको स्टोरेज यूनिट भी कर सकते हैं, स्टोरेज यूनिट। अब जो सिस्टम है, सिस्टम के पास जो 2 यूनिट हम अलग तरह से बांटे हैं। पहला है we need, that is called the ALU, and the other is the control unit। तो हमारे पास 2 सेपरेट यूनिट्स है। हालांकि हम यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम पे अलग अलग दिखा रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम में होता है ये डिस्पर्स्ड होता है, बिखरा हुआ होता है। हम ऐसा फिजिकल बाउंड्री हम नहीं कर सकते हैं कि ये पार्ट सीयू का है, कंट्रोल यूनिट का है, ये पार्ट अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है। कुछ पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज ए प्योर अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट, और कुछ पार्ट को हम सीयू के, लेकिन वो लोग एक दूसरे के साथ मिंगल, जो मदरबोर्ड होता है सिस्टम का, हार्डवेयर होता है, उसमें सब पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिला हुआ होता है। कौन कहाँ पे है, इस तरह से हम लोग फिजिकली बाउंड्री नहीं सेट कर सकते। लेकिन लॉजिक समझने के लिए we have 2 units, that is one is the control unit, another is the arithmetic logical unit। अब इसी के अंदर में this whole unit is the execution unit। यही जो है मेरा execution unit, जहां पे मेरा सारा काम होगा, all the computation will be done over here। तो अब इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है, तो इनपुट और आउटपुट यूनिट। तो हो सकता है कि इनपुट से जो कीबोर्ड से हम डेटा भेज रहे हैं वो
जाए, माउस से भी डेटा हम गेस्चर प्रोसेसर दे रहे हैं तो वो जा रहा है। और ऐसा भी है कि जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो मेरे सिस्टम के मॉनिटर में आ रहा है या फिर कोई किसी प्रिंटर में जा रहा है। सो वी हैव इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। तो वी हैव इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आज के टच स्क्रीन है, इट इज बोथ एन इनपुट एंड बोथ द आउटपुट। और जो सिंपल डेस्कटॉप मॉनिटर्स होते हैं, इट इज ओनली द आउटपुट। जबकि कीबोर्ड जो है, इट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, माउस इज अ नॉन स्टैंडर्ड इनपुट, ग्राफिकल इनपुट डिवाइस, बट कीबोर्ड इज अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। उसी तरह से ऐसा हो सकता है कि जब वो काम कर रहा हो, it may need some information from the intermediate results. So it may require those information from the memory unit, that whatever is given the as storage to the system, उसमें वो information रह सकता है। कहीं ना कहीं से तो वो input लेगा, हो सकता है यहाँ से ले, या फिर हम कहीं पे रखे हुए हैं वो input को, वहां से वो ले। ऐसा भी हो सकता है कि जब वो काम खत्म कर रहा हो, वो आउटपुट में ना करके हम बाद में किसी समय हम उस आउटपुट को, रिजल्ट को देखना चाहते हैं, देन वी नीड टू स्टोर इट। तो हमको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा लंबे समय के लिए, कि हम 1 साल बाद इस डेटा को देखना चाहते हैं या इस रिजल्ट को, इस काम को देखना चाहते हैं। सो दिस इज द वर्क फ्लो ऑफ द सिस्टम, और बेसिकली यू कैन से इट इज द सिस्टम आर्किटेक्चर थ्रू व्हिच द सिस्टम वर्क्स। अब ये जो सिस्टम है, CU एंड ALU आर मेड अप ऑफ सम कंपोनेंट। CU का काम क्या है? CU is responsible to direct and coordinate the computer operations. इसका responsibility क्या है? Direct and coordinate the computer operations. तो कंप्यूटर में सारे जो कामकाज हो रहे हैं उसमें तालमेल बैठाना, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बताए, ऑपरेशंस। दूसरा काम क्या है इसका? CU का दूसरा काम क्या है? That is, its work is to interpret the instruction। तो अगर एक डिवाइस है तो उसके जरिए अगर हम काम लेना चाहते हैं तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि ये काम कैसे करना है। तो जो भी हम बताते हैं, whatever being is given, whatever the directions given to the system, that we can say technically as instructions। जो भी डायरेक्शन हम सिस्टम को, कंप्यूटर्स को देते हैं, we can say that as instructions। So interpretation of instructions। जो भी डायरेक्शंस उसको दिया जा रहा है, एंड एक्शन इनिशिएशन, एंड एक्शन, उसका अर्थ लगाना कि ये क्या काम हमको करने बोल रहा है। ये दो काम CU का मेन काम है। तो पहला कि तालमेल बैठाना, और जो काम हाथ में आ रहा है उसका अर्थ लगाना और उस काम को क्रियान्वित करना। इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस, ये सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। सो काम कैसे होगा उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन जो काम है उसको कहाँ से लाना है, वो काम क्या है, कहाँ से लाना है, मेमोरी से पता करना है या फिर मेरे कीबोर्ड से यूजर देगा। दूसरा कि उसका अर्थ क्या है, इंटरप्रिटेशन जो कि हम बोल रहे हैं, तो उसका अर्थ निकालना। उसके बाद जब अर्थ पता चल जाए तो उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब एक्शन करना उस पर, और फाइनली उसको स्टोर करना। तो ये सब काम जो है मेरा ALU का है। तो जब ALU ये काम करता है तो CU का है, जब ये CU ये काम करता है, it works on this in 3 basic operations। पहला है मेरा fetch, दूसरा है कि काम को लाना, क्या काम करना है, decode, तीसरा है execute। ये सब फंडामेंटल वर्क है जो CU करता है। तो CU का किसी भी अवस्था, अगर कंट्रोल यूनिट का कोई भी हम स्टेट का कोई एक स्नैपशॉट ले लें, किसी भी स्टेट में वो कोई काम कर रहा है, वो या तो फेच कर रहा होगा क्या करना है, या फिर उसका अर्थ लगा रहा होगा, किसी भी समय उसका तस्वीर उठाए, वो ये तीनों में से कोई एक काम कर रहा होगा, और फाइनली अगर कुछ नहीं कर रहा होगा तो वो उसको स्टोर कर रहा होगा। यही 4 में से किसी एक अवस्था में हो रहा था। इट इज, वी कैन से दैट दिस इज द स्टेट ऑफ द
दैट इज द CU यही 4 स्टेट से जाता है। क्यों जाता है उस पर हम लोग बात करेंगे, यही 4 स्टेट से। अब है कि ALU क्या करता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द ALU। ALU में हमारे पास, हम बेसिक डायग्राम बता रहे हैं, वी हैव 2 स्टोरेज। एक सरकारी दफ्तर में या किसी भी दफ्तर में आप जाते हैं तो जिस व्यक्ति से आपको काम होता है वो व्यक्ति अपना टेबल लेके कहीं बैठा होता है। वो टेबल क्या है उसका, वो उसका टेबल उसका वर्क प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप उसको अपना फाइल दीजिएगा, अपना रिक्वेशन दीजिएगा, उस टेबल पे आपका वो काम कर देगा। So ALU need to have a very fast local storage where the work has to be taken and kept during the working। जब वो काम कर रहा है, जोड़ घटाव गुना भाग या फिर कोई भी लॉजिकल काम कर रहा है, उसके पास कुछ ऐसा जगह होना चाहिए जहां पे वो उस काम को करेगा। एंड फॉर दैट I have written a word that is called AC. AC stands for accumulator. Also, it have some storage units that is called GPRS, that is general purpose registers. So AC stands for accumulator, जहां पे जो भी काम होने वाला है वो आके कलेक्ट होता है, उस पे वो काम करता है। उसी तरह से समझ लीजिए जिस तरह से किसी एक दफ्तर में किसी एक ऑफिसर के पास कोई फाइल आता है और उसके टेबल पे पड़ा रहता है। GPRS आर द एडिशनल स्टोरेज लोकेशंस। एडिशनल स्टोरेज, तो ये उसके आसपास में होता है, एट इट्स डिस्पोजल, एट इट्स नियर अबाउट्स। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स, तो ये स्मॉल एस है, GPRS। तो यही वो जगह होते हैं जिसको कोई भी ALU यूज करता है कि किस फाइल पे काम होना है या फिर किस इंफॉर्मेशन पे मुझे काम करना है। अब आते हैं CU के पास। ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन है, ये जो 4 हम बिंदु हम बताए हैं कि ये काम कैसे होना है, इस फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, दे इन्वॉल्व सम लोकेशंस। फेच जब भी करेगा वो कहीं ना कहीं से फेच करेगा, मतलब लाएगा। डिकोड करेगा तो उसका अर्थ लगाने का भी बात आ रहा है। डिकोड का सिंपल शाब्दिक अर्थ होता है कोई भी चीज मतलब कोड किया हुआ है उसका अर्थ लगाना। तीसरा जो अर्थ है एग्जीक्यूट, मतलब उस अर्थ के आधार पे काम करना, क्या मतलब है इस बात का, उस बात को फॉलो करना। चौथा है स्टोर, तो इसी के आधार पे हमें कुछ स्थान बनाना पड़ेगा जो एग्जीक्यूशन यूनिट जिस स्थानों को यूज करके वो ये सारा काम को अंजाम देगा। तो पहला जो स्थान है दैट इज कॉल्ड द प्रोग्राम काउंटर, PC। दूसरा जो लोकेशन है दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IR। तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड द MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, हम लिख देंगे सबका। चौथा जो है दैट इज कॉल्ड द MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर्स। एंड फाइनली वी हैव IO रजिस्टर्स। मतलब क्योंकि इनपुट से भी कुछ डाटा आ रहा है तो हम उसको अलग कैसे करें कि ये इनपुट से आ रहा है, इनपुट लोकेशन से आ रहा है। तो पूरे एग्जीक्यूशन यूनिट के पास कुछ ऐसा रख रखाव का व्यवस्था होना चाहिए कि डेटा कहां से आ रहा है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसके लिए कुछ रख रखाव का व्यवस्था। तो दीज आर द स्टोरेज लोकेशंस एंड दे आर अल्ट्रा फास्ट। ये स्टोरेज है, काफी फास्ट चलता है। CPU जिस स्पीड से चल सकता है, कोई प्रोसेसर जिस स्पीड से चल सकता है, लगभग उसी स्पीड से चलता है, लगभग क्या बराबर ही चलता है। एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट्स दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्स, जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उनका नाम है रजिस्टर्स। It is the fastest memory unit that a computer can have and it is the most costly, सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। डिजिटल डिवाइसेस से बनता है, आप लोग आगे जाके पढ़िएगा। और इसी रजिस्टर्स को हम लोग प्रोसेसर के आसपास रखते हैं जहां पे डेटा आता है। तो एक कुछ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे वो रख के काम करता है, और कुछ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेशन और ये सारे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, 4 ऑपरेशन में लिखाया हो, इस 4 ऑपरेशन को वो अंजाम देते हैं। तो पहला रजिस्टर जो है वो है हमारा प्रोग्राम काउंटर, PC, प्रोग्राम काउंटर। तो अभी मेरा कोई हम प्रोग्राम लिखे हैं, कोई एक प्रोग्रामिंग की है, कोई एक स्टेप ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 हम कुछ काम दिए हैं, 8 गो स्टेप्स पे कंप्यूटर काम दिए हैं। तो अभी वो उस 8 स्टेप्स में किस स्टेप पे वो है, 7वें स्टेप पे है, 8वें स्टेप पे है, पहला स्टेप पे है। तो ये पॉइंट करता है कि वो फ्लो जो है, काम का फ्लो अभी किस दौर से गुजर रहा है। सो इट विल पॉइंट टू द
स्टेट ऑफ द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम अभी किस पॉइंट से गुजर रहा है। Someone is trying. ओके, दूसरा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। हम जो काम दिए हैं उसका अर्थ क्या है? पीसी काउंटर का एक मतलब बतला दिए सर। हाँ, पीसी काउंटर के बारे में एक मतलब इट विल पॉइंट टू प्रोग्राम काउंटर। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको एक बड़ा सा जॉब दिए हैं दैट हैज टू बी डन इन 10 स्टेप्स, तो वो पॉइंट करके रखता है कि अभी मेरा एग्जीक्यूशन, अभी हम कौन सा स्टेप कर रहे हैं। सो प्रोग्राम काउंटर विल पॉइंट टू द स्टेट ऑफ द एग्जीक्यूशन, वो किस स्टेट पे अभी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो क्लास में अभी हम 30 मिनट शायद I have used 30 minutes, so my program counter will point to the state that I am in the 30 minutes time. तो प्रोग्राम जब काउंटर उस पॉइंट, प्रोग्राम के उस बिंदु को पॉइंट करता है कि जहां पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन चल रहा है या फिर अगला एग्जीक्यूशन क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अगर वो छठा पे काम कर रहा है तो 7वें को वो पकड़ के रखेगा कि अगला स्टेप 7वां है, या फिर अगला स्टेप जो है वो 8वां है या 9वां है, या फिर कोई भी स्टेप कहाँ किधर जाना है। तो जिस स्टेप को उसको करना होता है अगला स्टेप, उसको वो पॉइंट करके रखता है। तो इट इज ए ट्रैकिंग रजिस्टर टू कीप ट्रैक ऑफ द वर्क। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, इट इज मीन टू डिकोड। अभी हम बताए ना कि अर्थ लगाना होता है, जो हम डायरेक्शन दिए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसका अर्थ इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स इज सपोज्ड टू इंटरप्रेट द वर्क दैट इज बीइंग गिवन टू द सिस्टम, कि सिस्टम को कौन सा काम दिया गया है, ये काम कैसे होगा। फॉर एग्जांपल हम दो संख्याओं को ऐड करने दिए हैं, 2 + 2 = 4, तो ये ऐड को वो समझता है कि ऐड कैसे होगा, ऐड का काम वो बाइनरी में समझता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो इसको डिकोड करता है, डिकोड या फिर इसको स्टोर करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन को वो स्टोर करता है, उसका अर्थ लगाता है। ठीक है, उसके बाद है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो मेमोरी में इंफॉर्मेशन तो मेमोरी में रखना होगा या फिर वहां से हमको रिट्रीव करना होगा। ठीक है, फ्रॉम वेयर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, किस लोकेशन में है। हमारे पास 1 GB का रैम है, 1 GB में किस बाइट लोकेशन या किस बिट लोकेशन पे, किस लोकेशन पे, अगर 1 GB को हम 0 से लेके 1024 मेगाबाइट से हम मैप करें, तो कौन से मेगाबाइट्स या कौन से बिट लोकेशन पे मेरा ये इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, तो उस एड्रेस को वो पॉइंट करता है जहां से डेटा आने वाला है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, सो इट पॉइंट्स, इट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी फेच्ड, जहां से हमको काम लाना है या फिर काम जिस डाटा पे होना है उस डाटा को लाना है, उसका एड्रेस वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर रखता है। इसका एड्रेस कहां से मिलता है, इसको ये एड्रेस मिलता कहां से है, तो पीसी से। जैसे वो पीसी जो है वो स्टेप को पॉइंट करेगा और स्टेप में लिखा हुआ है कि वो एड्रेस कौन सा है, तो उसी एड्रेस से पीसी से वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर अपने आप को अपडेट करता है और उस एड्रेस का होल्ड करता है कि जहां से उस एड्रेस को लाना होता है। नेक्स्ट इज द मेमोरी बफर रजिस्टर। तो ये जो कंटेंट लाना होता है उस कंटेंट को ये रखता है। इट स्टोर्स द एक्चुअल डेटा और द इंस्ट्रक्शन फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो जिस रैम से या रोम जो भी आपके पास अवेलेबल मेमोरी है, वहां से जो भी कंटेंट, जिस कंटेंट को हम ला रहे हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर किस जगह से ला रहे हैं उसको रखता है, उसका हिसाब रखता है। मेमोरी बफर रजिस्टर कौन सा, उस जगह से क्या ला रहे हैं, व्हाट आई एम फेचिंग, उस व्हाट को वो रखता है। वेदर इट इज एन इंस्ट्रक्शन, कोई एक डायरेक्टिव है कि हाँ ये करना है, ऐड करना है, या फिर कोई एक डेटा है, सिंपली कोई एक वैल्यू लाना है वहां से। सो इट आल्सो राइट कंटेंट्स। मेमोरी बफर रजिस्टर से ही हम, तुम ख्याल करो इसी मॉड्यूल से ही जुड़ा हुआ है। सो मेमोरी बफर रजिस्टर से ही जो मेरा कम्युनिकेशन है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, देन इट वुड बी ओके। तो मेमोरी बफर रजिस्टर से ही डेटा जो है हमारा आउटपुट पे भी जाता है, और मेमोरी बफर रजिस्टर से ही डेटा जो है हमारा, दैट इज हम स्टोरेज भी कर सकते हैं। सो इट राइट्स द इंफॉर्मेशन टू द
मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में भी ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो यहाँ पे मेमोरी को हम चूंकि दे दिए थे शुरू में, तो यहाँ पे मुझे एक और मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा इस जगह पे, दैट इज कॉल्ड मेन मेमोरी। दैट इज कॉल्ड मेन मेमोरी। जिसको आज के डेट में हम लोग रैम कहते हैं। तो इसके साथ भी इसका इंटरेक्शन होता है। सो इट हैव एन इंटरेक्शन विद द मेन मेमोरी। तो कोई डेट इंफॉर्मेशन अगर स्टोरेज करना हो तो वो आउटपुट में नहीं भेजेगा, उसको मेन मेमोरी में स्टोर कर देगा। या फिर उसको लंबे समय के लिए स्टोर करना है, सो इट विल स्टोर इट इन द डिस्क स्पेस, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म। Okay, so all the things are interconnected somehow. Next is the what is the left is का program counter हो गया, IO हो गया, सब तो हो ही गया। अब input output registers, input output registers। तो input output register बस ये मैप करता है कि मेरे इनपुट से कौन सा डेटा आने वाला है या फिर आउटपुट से कौन सा डेटा आउटपुट को कौन सा डेटा जाने वाला है। तो इनपुट का हिसाब रखता है इनपुट मेरे किस लोकेशन से है और आउटपुट मेरे किस लोकेशन से है। अगर मेरे पास डिस्प्ले है तो डिस्प्ले के लिए एक रजिस्टर होगा। अगर मेरे डिस्प्ले के साथ एक प्रिंटर भी है मेरे सिस्टम से जुड़ा हुआ, तो प्रिंटर के लिए डेडिकेटेड रजिस्टर होगा कि हाँ ये डेटा जो है वो प्रिंट को जाएगा, तो वो किस रजिस्टर में वो डाटा को स्टोर करेगा, इनपुट आउटपुट रजिस्टर में डाटा को स्टोर करेगा। उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, तो उस रजिस्टर्स के जरिए वो डेटा को या तो डिस्प्ले में भेजता है या फिर कि हार्ड कॉपी के लिए भेजता है। अब जब हम इस चीज को समझ गए हैं कि सिस्टम का मेन फंक्शनल ब्लॉक्स क्या क्या है एंड हाउ दे वर्क, तो अब है कि एक स्पीड का बात आता है, एक्यूरेसी का तो हम ये काम पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर जो है दैट इज द लेआउट कैसे सिस्टम का भी हम लोग देख लिए। अब थोड़ा स्पीड के ऊपर अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम उस पर लाइट डालेंगे कि इस पे एक और मेमोरी ऐड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द कैश मेमोरी। सिस्टम जब आप खरीदने जाइएगा यू विल अंडरस्टैंड, बहुत कम लोग इसके विषय में चर्चा करते हैं। दिस इज द मेमोरी दैट इज इनबिल्ट विद द प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट के साथ इनबिल्ट होता है मोस्ट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी का जो स्पीड है वो मेगाबिट्स में होता है, जबकि प्रोसेसिंग का जो स्पीड है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इट इज इन गीगाबिट्स। स्पीड में 1000 का अंतर है, 1000 गुना का अंतर है। तो इस 1000 गुना में हम डेटा को अगर हम डिपेंड करें कि ये एक समय में अगर वो डाटा मांग रहा है, प्रोसेसर तो एक दैत्य है, एक राक्षस है, उसको डेटा देना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू मे शट इट डाउन, आप उसको बंद रख सकते हैं, आप उसको जैसे ऑन करते हैं इट नीड्स समथिंग ऑलवेज टू प्रोसेस, अदरवाइज इट विल गो फॉर द हॉल्ट स्टेट। वो एबॉर्शन या फिर हॉल्ट स्टेट में चला जाएगा कि हम मैल फंक्शनिंग में चले गए, मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब वो जिन वाला कहानी है ना कि कुछ काम देना है उसको, सो इट हैज टू गिवन ऑलवेज, जब भी वो ऑन स्टेट पे उसको काम देते रहना पड़ेगा। तो अगर हमेशा काम देना पड़ेगा और मेमोरी का जो स्पीड है ये मेरा 1 लाख गुना या फिर 1 करोड़ गुने की स्पीड चल रहा है, जबकि 1000 गुना के स्पीड से चल रहा है, सो 1000 का अंतर है स्पीड में दोनों के बीच में। तो इसी को मैच करने के लिए बीच में हम लोग एक छोटा सा फास्ट मेमोरी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैश मेमोरी। It is made out of SRAM, जबकि मेन मेमोरी जो है वो हमारा सिंपल रैम है, ठीक है, या फिर डायनामिक रैम, दैट इज DRAM। ये स्टैटिक रैम है, ये डायनामिक रैम, DRAM से बना हुआ होता है। Registers are the fastest memory through which are given to a processor at its disposal, so that all the inter-processing operations, मतलब processor के अंदर inter-processing operations can be done at the speed of the processors। processor जितने स्पीड से maximum स्पीड से काम कर सकता है, उस maximum स्पीड से उसको जानकारी देते चले जाएगा। कहाँ से? That is the PC, IR, ये सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और इनका ही जो कोऑर्डिनेशन तालमेल है, that is the role of the कंट्रोल यूनिट। इस पूरे सिस्टम में वो कंट्रोलिंग का काम करता है, और इट इज डिस्पर्स्ड अक्रॉस दिस प्रोसेसर्स। लेट अस मूव, आगे बढ़ते हैं। जब हम इसको एस्टैब्लिश करते हैं, अब आता है कि जब हम इसको एस्टैब्लिश करेंगे तो हाउ इट इज टू बी डन, ये कैसे काम करेगा। सो ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स, ऑपरेशन
कैसे काम करेगा, ये पूरा जो हम लेआउट या फिर आर्किटेक्चर हम यूज किए कैसे काम करता है। तो अब हम कुछ बात करेंगे कि जब सिस्टम, हम जानते हैं कि एनी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सुनाई दे रहा है सबको? इज इट ऑडिबल? क्लियर है ना? यस सर। तुम लोग भी कुछ कुछ बोलते रहो Yes, ताकि sir. लगे कि हाँ क्लियर है सर। हाँ ठीक। तो कोई भी कंप्यूटिंग जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां पे जो सारे जो ऑपरेशंस है दे आर सपोज टू बी डन in terms of zeros and ones. So any computation done on an electronic device वो कैसे होगा? जीरो एंड वंस के जरिए। कोई भी काम है आपको जीरो और वन के रूप में बताना है। डाटा भी है तो जीरो और वन, और डायरेक्शन भी है, काम कैसे करना बताना है, वो भी जीरो और वन। आपको बताना है कि जोड़ो, तो जोड़ो शब्द जो बोलना पड़ेगा कि ऐड, हम लिखना चाहते हैं ऐड। So if you need to instruct the computer to just this word, that this word also has to be identified in somewhere, some way in terms of zeros and ones. Even you are using a character A, that is also a zero and one. उसको किसी ना किसी zero and one के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। अगर आप एक डिजिट यूज कर रहे हैं वो भी zero and one। अगर आप एक ग्राफिक डिस्प्ले यूज कर रहे हैं that is also zero and one। अगर एक वीडियो यूज कर रहे हैं वो भी जीरो एंड वन। सारा जो भी आप इंफॉर्मेशन आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग हैज टू बी डन एट द कोर लेवल एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्यों? बिकॉज क्यों जीरो एंड वन? सवाल उठता है सर क्यों जीरो वन, क्यों बाइनरी ही, क्यों नहीं सर? डेसिमल नंबर तो बहुत सारा है सर, डेसिमल है सर, ऑक्टल भी है, शायद आप लोग पढ़े हो, आई डोंट नो, पढ़े हो ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब पढ़े हो? कितने लोग पढ़े हैं? यस सर। तो डेसिमल नंबर से सब लोग जानते हैं कि 0 से लेके 9 तक डेसिमल नंबर है। डेसिमल यस सर। नंबर सिस्टम जो है वो 0 से लेके 9 तक 10 अक्षर है, इसी से सारा संख्या बना है। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि 2 ही अक्षर, इसमें 0 और 1। तीसरा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसपे 16 अक्षर है, जो 0 से लेके 9, उसके बाद A से लेके F तक काम करता है। और फाइनली वी हैव ऑक्टल नंबर सिस्टम जो 0 से लेके 7 तक काम करता है। These are the 4 नंबर सिस्टम that we have for our computing। तो शुरू में जब कंप्यूटिंग किया गया वो तो मैकेनिकल था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आया तो बाइनरी नंबर सिस्टम वाज द बेस्ट। क्यों? सवाल उठता है कि सर व्हाई 0 and 1, व्हाई नॉट डीएनएस? हमारा नंबर सिस्टम हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, 0 से लेकर 9 तक, जो इससे हम एक से लेकर अनंत संख्याओं हम गिन सकते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क्स ऑन स्विचिंग। आप अपने घर का जो फैन देखते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो स्विच है बोर्ड में, वो या तो ऑफ होता है या फिर ऑन होता है। तो हम अपना जो कंप्यूटेशन है, इट इज डन एज द स्विचिंग स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स जो है स्विचिंग स्टेट्स में स्विच करते रहते हैं, अभी कोई 0 है तो कभी कोई 1 है। तो ये जो टुगेदर सब मिलके जो किसी एक समय अगर उसका एक तस्वीर ले, हम एक प्रोसेसिंग चल रहा है उसका एक स्नैपशॉट हम ले, तो अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग स्टेट्स होगा जीरोस एंड वंस के रूप में, एंड दो स्टेट्स कैन ओनली बी रिफ्लेक्टेड यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। दैट इज व्हाई ऑल द इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा आप यूज कर रहे हैं, जो भी तरह का कुछ भी जानकारी आप सिस्टम को बताना चाहते हैं, may it be an instruction, may it be a data, that has to be represented in zeros and ones। 0 और 1 को कंप्यूटर बहुत अच्छा समझता है because it is its language, ये उसका अपना लैंग्वेज है। क्यों उसका अपना लैंग्वेज है? क्योंकि वो उसी मोड में काम करता है, वो फ्लक्चुएटिंग स्टेट्स में काम करता है, zeros and ones के लेवल पे काम करता है। एंड दैट इज व्हाई जो कंप्यूटिंग का जो मेन हार्डवेयर जो हम बात करें, हार्डवेयर जो है, this all only understands 0 and 1, and that is why it is called the machine level language। मशीन लेवल लैंग्वेज। अब अगर मुझे कोई काम मशीन लेवल लैंग्वेज में, मुझे अब कोई भी चीज बताना है, वेदर इट बी एन इंस्ट्रक्शन, मुझे क्या बताना होगा, सिस्टम को क्या बताना होगा?
या तो इंस्ट्रक्शन बताना होगा कि ये काम कैसे करना है, एंड या और डाटा देना पड़ेगा उसको, कि संख्या देंगे, अल्फाबेट देंगे, कैरेक्टर देंगे, ग्राफिक देंगे, वीडियो देंगे, जो भी देंगे वो या तो इंस्ट्रक्शन होगा या फिर डेटा होगा, इन्हीं दोनों में से या फिर दोनों देंगे। अब जो भी देना है वो समझता है सिर्फ 0 और 1, समझो उसका मजबूरी और हम लोग का भी मजबूरी। तो अगर हार्डवेयर के लेवल पे अगर हम उसको देते हैं, सो आई हैव टू राइट, अगर एक पन्ना मुझे उसको लिख के देना है कि ये काम करो, ये पन्ना कैसा दिखेगा? द पेज विल लुक लाइक 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1, इस तरह से मुझे लिख के देना पड़ेगा उसको पन्ना में, या फिर बताना पड़ेगा उसको लिख के। तो ठीक है, हम बता तो देंगे, लेकिन मेरा सवाल है, क्या हम अभी जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं तुमको पता है? हम तो लिख दिए 0 1 0 1 ऐसे लिख दिए। कोई भी एनीवन कैन इंटरप्रेट, क्या तुम कोई समझ सकते हो कि ये क्या लिखे, हम क्या करवा रहे हैं कंप्यूटर से? नो वन कैन से, नो सर। नो वन कैन से कि हम क्या करवा रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक चैलेंज आता है कि हम एक बार सिस्टम से काम करवा लेंगे, लेकिन वही काम कोई दूसरा करना होगा, वो नहीं कर सकता है। मतलब यूजर फ्रेंडली नहीं रहा सिस्टम मेरा, और हम लोग आज के डेट में यूजर फ्रेंडली सिस्टम है बोल के ही इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, यूजर फ्रेंडली। दूसरा कि करेक्शन, अगर यहाँ पे मैं कुछ गलती कर दिया हूं, मैं एक पन्ना लिखा, मुझे लगा कि हाँ ऐसे लिखने से इट विल वर्क, मुझे लगता है कि ये समझ जाएगा, ये काम सही सही कर लेगा, लेकिन मेरे बताने में ही कुछ फॉल्ट है और वापस मुझे इस फॉल्ट को करेक्शन करना हुआ, तो मैं कहाँ पे फॉल्ट है मैं कैसे खोजूंगा? या फिर किसी और को मैं करेक्शन करने दूंगा, तो वेदर ही विल बी एबल टू करेक्ट इट? नो। तो करेक्शन का जो प्रॉब्लम है, मतलब अपग्रेड या फिर चेंज, ये भी मेरे साथ है। हम जानते हैं कि इट इज द लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को बस ये बता दे कि सीक्वेंस ऑफ 0 वो काम खत्म कर देगा, बशर्ते कि हम जो बताएं वो सही हो। लेकिन क्या मेरे लिए संभव है कि हम बहुत सारा काम 0 और 1 के रूप में, हम सारा बात अगर 0 1 के रूप में बोलना पड़ जाए, तो फिर उसको बनाने का मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग? मेरा आधा समय तो इसी में चला जाएगा। तो इसको ये हम बना क्यों रहे हैं? ताकि मेरा काम फास्ट हो। और तुम मानोगे या नहीं मानोगे, इफ यू गो टू द इंटरनेट एंड गो थ्रू द गुड बुक्स, उसमें शुरुआती दौर में सारे कंप्यूटर्स जो है उनको इसी तरह से बताया जाता था, उसका कोड बकायदा लोग बैठ के लिखते थे तब उससे करवाते थे बकायदा। तो ये समय के साथ जैसे जैसे काम बढ़ा, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू रीराइट द थिंग, इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा टुगेदर, सो दैट द वर्क कुड बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। सो दे डिवाइड, क्यों ना हम एक सिंबॉलिक कुछ बनाए कि हम सिंबल्स यूज करें और उस सिंबल्स का वो अर्थ निकालें। सो क्यों ना हम थोड़ा सा इस हार्डकोर जो लैंग्वेज है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज जो है, इससे हम थोड़ा सा हट के आए। सो दे थॉट ऑफ ए कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एनीवन? सैम्बल्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है ये बता दो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या मतलब होता है? अंग्रेजी तो पढ़े ही हो। क्या मतलब होता है? एनीवन? ड्रॉन ऑफ, मतलब कहीं से हम उसका डिटेल्स को, अगर डिक्शनरी में भी देखोगे तो यही मीनिंग है, कहीं से हम उसके कॉम्प्लेक्सिटी या डिटेल से हम हट के निकल के आना चाहते हैं। भाव मूलभूत रूप से क्या बात है? फॉर एग्जांपल हम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताते हैं, तो वस्तु से जब उसका भाव निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉन ऑफ, है ना, इसलिए उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो उसी तरह से जब हम हार्डवेयर, एक्चुअल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन से हम हटना चाहते हैं और हम उसको बस बताएंगे अपने हिसाब से, और वो उसको हार्डवेयर में अपने लैंग्वेज में उसको तब्दील करके वो काम कर दे। फॉर दैट वी नीड टू डिवाइस वन अनदर लेयर ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द सिस्टम। सिस्टम के आसपास वो लैंग्वेज मुझे बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द असेंबली लैंग्वेज। इसी को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा गया है। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज
इसमें सारा कंप्यूटिंग हुआ, यही मेरा फर्स्ट जनरेशन है और ये मेरा सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है इसको, जहाँ पे बात पहले 2 दशक ऐसा ही चला, 1 दशक ऐसा ही चला, दूसरे दशक में वो लोग असेंबली लैंग्वेज पे शिफ्ट करेंगे। तो इस लैंग्वेज में हमें सिस्टम क्या बताता, थोड़ा सा उनको कॉम्प्लेक्स होने लगा एंड फाइनली वी अराइव्ड कि इसको और थोड़ा सिंपलिस्टिक किया जाए, यूजर फ्रेंडली किया जाए ताकि कोई भी समझ सके। और हमारा भाषा क्या है, पूरे विश्व का जो भाषा है, कॉमन भाषा, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। So they devise another layer of abstraction that is called the high level language. High level language, जो कि हम अपनी भाषा में लिखते हैं। इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होता है, जो बताना आसान होता है, लिखना आसान होता है, कोई दूसरा उसको पढ़ ले उसके लिए समझना आसान होता है कि लिखा क्या गया है ना, तो उसको समझना आसान होता है। और उस भाषा में जब हम उसको बताते हैं तो कोई दूसरा पढ़ भी सकता है, करेक्शन भी हम कर सकते हैं और उसको बार बार हम चेंज कर सकते हैं और उसको अपग्रेड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है हमको भाषा में। तो ये भाषा का जो उद्वर्धन हो रहा है, विवर्तन जो हो रहा है, इवोल्यूशन जो हो रहा है, ये जस्ट फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि हम जो उसको बताना चाहते हैं कि वो कैसा काम, किस तरह से काम करे और बेहतर ढंग से बता पाए, हमको बताने में आसानी हो, ताकि हम सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी को हम फिक्र कम करें। अब ये असेंबली लैंग्वेज के साथ समस्या क्या था कि ये जिस सिस्टम के हार्डवेयर के हिसाब से बनाया गया था उसी हार्डवेयर पे ये चलता था, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज का जो फीचर्स है कि हम एक ऐसा लैंग्वेज जो उसके हार्डवेयर से कोई संबंध नहीं रखता है, हम बस लिख देंगे काम कैसे होना है तो किसी भी सिस्टम से वो काम हो जाएगा। तो इंटरऑपरेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ा गया। यहाँ पे क्या जोड़ा गया, ये तो खैर नॉर्मल लैंग्वेज है, उसका अपना लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या डाला गया कि उस सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी से हम बचे, सिस्टम के अंदरूनी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी से हम काम पे फोकस करें, मेरे काम को कैसे करवाना है उस पे फोकस। सिस्टम तो एक बार बना दिए, काम हम उससे हजारों करवा सकते हैं, तो उस पे फोकस करें, सारा जोर इस पे था। लिखने में आसान रहेगा तो बताने में आसान रहेगा, समझने में आसान रहेगा। फिर जोर आया कि हाई लेवल लैंग्वेज मुझे क्यों शिफ्ट करना है, क्योंकि इंटरऑपरेबल जो काम हम इस सिस्टम में बता रहे हैं हम किसी दूसरे सिस्टम में लेके चले जाए तो वहां भी ये काम हो जाए। हम कोई डाटा पेन ड्राइव में यहाँ स्टोर कर रहे हैं तो दूसरे सिस्टम में पेन ड्राइव में रीड हो जाए। दैट इज व्हाट, हम कोई प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहे हैं तो किसी दूसरे सिस्टम में जाकर उसको रन कराएंगे तो प्रोग्राम चालू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंटरऑपरेबिलिटी। तो अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्कफ्लो, पूरे काम के दौरान अगर हम ऐसा सिस्टम कुछ बना सके, देन वी आर हैविंग द हायरार्की ऑफ लैंग्वेजेस। इसमें सबसे फास्ट है मशीन लेवल लैंग्वेज, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा कम फास्ट कंपेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज। लेकिन एक बात यहाँ पे समझ में आता है कि जैसे ही हम भाषा बदल दिए तो बीच में क्या चाहिए मुझे, अभी हम हिंदी में प्लस इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक ऐसे भाषा, फॉर एग्जांपल हम जापानीज में तुमसे बात करें या फिर कोई दूसरे भाषा में बात करें, देन व्हाट आई नीड, तुमको समझना है हिंदी या इंग्लिश, वी नीड ट्रांसलेटर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोला ये जवाब, नाम बताओ अपना। चंद्रकिशोर। गुड। सो ट्रांसलेटर हमें चाहिए। दैट इज व्हाई कि हमें हार्डवेयर से जैसे ही हम बाहर आते हैं वी नीड ट्रांसलेटर। असेंबली लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर हम लोग यूज करते हैं, जनरली ये ट्रांसलेटर से इसको जेनेरिक नाम ट्रांसलेटर कहा जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली असेंबली लैंग्वेज को समझता है उसको हार्डवेयर में तब्दील करता है, दैट इज कॉल्ड एन असेंबलर। ये एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं नेट से और इस पे आप अपना इस सॉफ्टवेयर, इस प्लेटफॉर्म पे अपना कोड लिख सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज से अगर मुझे इसके लोअर लेवल लैंग्वेज में इस लैंग्वेज से इस लेवल से इस लेवल में ट्रांसलेट करना है या फिर इस लेवल से इस लेवल में ट्रांसलेट करना है, I can go translation from directly high level language to machine level language, or I can go in step wise form. तो हाई लेवल लैंग्वेज से मुझे अगर लोअर लेवल में जाना है या फिर लोअर लेवल से हाई लेवल में करना है, I need a translator that is called high level translator. It can be a compiler or an interpreter. इस पे हम और विस्तार से बात करेंगे, अभी हम एक इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है आपको, वाइवा में भी पूछा जाता है एंड क्या कहते हैं रिटन में भी पूछा जाता है। सो आई विल टॉक अबाउट दिस टू एंड ऑल देयर आर अदर टू आल्सो।
सो हाई लेवल लैंग्वेज से हमको लोअर लेवल लैंग्वेज तब्दील करना है। तुम देखो कि हम लिख रहे हैं अपनी भाषा में, हम उसको लिख रहे हैं डू दिस, हम लिख दिए अंग्रेजी में, उसको लिख दिए हम डू, तो डू तक अंग्रेजी शब्द है और डू के बाद हम कुछ कुछ बात उसको लिख दिए, ठीक है। अब वो जो काम करके लाएगा वो इसको तो ट्रांसलेट कर दिया वो बाइनरी में, दैट इज 0 and 1 में ट्रांसलेट कर दिया, 0 and 1 में काम हो गया। जब इस काम को वो करके देगा मुझे, वापस इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं बाइनरी नहीं समझ सकता हूँ। रिजल्ट को मैं बाइनरी में वो दिखाएगा कि इस काम का रिजल्ट ये हुआ, तो फिर मैं नहीं समझूंगा। मैं उसको बोलूंगा टू डू 2 + 3 और रिजल्ट मुझे आना है 5, और मुझे 5 नहीं दिखा के वो 5 का बाइनरी दिखा रहा है, so it will be very difficult for me to understand. So it is also needed कि जो भी कंपाइलर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो हाई टू लो भी ट्रांसलेट करे और लो टू हाई भी कंपाइल करे। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ये दोनों तरफ से काम करे, बोथ साइड ट्रैफिक जो है मुझे चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना? यस सर। अब ये चीज जब मैं उसको बताऊंगा, कैसे बताऊंगा? सो आई नीड समथिंग, मुझे बताना क्या है, मुझे सिस्टम को मुझे बताना है। सो आई नीड टू से द वर्क दैट हैज टू बी डन, सो दैट कैन बी एन इंस्ट्रक्शन, और डेटा। वो या तो इंस्ट्रक्शन होगा कि क्या करना है और किस इंफॉर्मेशन पे काम करना है, किस डेटा पे काम करना है, यही दो चीज बताना चाहता हूं। तो दो तरह का प्रस्ताव आया शुरू में जब काम होता था। तो पहला था कि एक था मेरा प्रोसेसर, जहां पे मेरा कोर कंप्यूटिंग काम होगा, तो उसको हम इंस्ट्रक्शन अलग से देते थे और डेटा हम अलग से देते थे। दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, सिस्टम आर्किटेक्चर, ये इंस्ट्रक्शन और डेटा अगर अलग अलग फिजिकल लोकेशन, भौतिक रूप से अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग यंत्रों में ये है, अब वहां से हम दे रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग में जाइएगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म इज कंसिडर्ड एज हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड शुरू में यही आर्किटेक्चर चलता था, आर्किटेक्चर। लेटर ऑन एक व्यक्ति आए whose name was John von Neumann. This person came and he said that कि इंस्ट्रक्शन और डेटा आपस में संबंध है, कब इंस्ट्रक्शन को डेटा लग जाएगा और कब डेटा को डिपेंड कर जाएगा फर्दर इंस्ट्रक्शन पे। तो इन दोनों का अलग अलग देने का, एक बार हम इसको देंगे फिर इसको देंगे, इट इज टेकिंग कंप्यूटेशन टाइम, इट इज हॉल्टिंग माय कंप्यूटेशन। मेरे कंप्यूटेशन को ये हॉल्ट कर रहा है कि जब तक हम इंस्ट्रक्शन दे रहे तब हम डेटा दे नहीं सकते, जब हम डेटा दे रहे तब इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकते, वन एट अ टाइम दे रहे हैं। तो जबकि दोनों में आपस में संबंध है और काम जो होना है इन दोनों को लेके होना है, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। तो क्यों ना इन दोनों को एक जगह पे रखा जाए? कैन वी नॉट पुट इट टुगेदर, इंटरविन, आपस में लयबद्ध करके रखा जाए उसको। जैसे हम जो बनाते हैं कोई भी चीज, you have eaten spaghetti, you have eaten noodles, you have eaten खिचड़ी, so they are intervals, में दाल भी है चावल भी है और दोनों का संबंध, हमें खाना हर तरह का खाना चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो क्यों ना हम मिला के खाएं। तो वो बताए कि क्यों ना हम डेटा एंड प्रोग्राम को हम एक साथ रखें। So he introduced a concept that is called a stored program concept. जब भी हम सिस्टम तो एक बार में, प्रोसेसर तो एक बार में चंक ऑफ बिट्स लेगा। अब ये चंक ऑफ बिट्स पहले था कि या तो इंस्ट्रक्शन होगा या फिर डेटा होगा। तो क्यों ना हम जब चंक ऑफ बिट्स दें तो जिस इंस्ट्रक्शन को जिस डेटा से मतलब है उन दोनों को मिला के दें। सो वो जो कॉन्सेप्ट का जो क्या प्रस्ताव दिए, and it was accepted, that is called a stored program concept। इसमें वो कहे कि डेटा, इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है वो अपने आप में संबद्ध है, they are related, very closely related to each other, so why not put them together। और कैसे पुट किया जाए? so he idealized, वो बताए कि जब हम सिस्टम को देते हैं तो हम एक फॉर्मेट में देते हैं।
Suppose I need to give the system the instruction add 5 6, हम ये बताना चाहते हैं उसको, ठीक है, ये हम उसको बताना चाह रहे हैं कि 5 और 6 को जोड़ो। इसमें बहुत सारा बात आ जाता है। सिंपल 5 और 6 को जोड़ो का जब बात करते हैं, 5 कहाँ पे है, 6 कहाँ पे है, ऐड को वो समझेगा कैसे? ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। अगर हम एक स्टेटमेंट का बात करें, इट इज माय इंस्ट्रक्शन और ये मेरा डेटा है। आई होप इट इज क्लियर। तो अब इन दोनों को मैं अलग अलग, पहले मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं और बाद में डेटा देता हूं, देन इट विल हॉल्ट, क्योंकि देने में समय लगता है। एंड कंप्यूटेशन जो है, अगर जितना रेडीमेड चीज उसको अवेलेबल करा दे उतना वो जल्दी जल्दी काम करेगा, बिकॉज वी आर हैविंग लेस स्पीड देन द कंप्यूटिंग और द मेमोरी स्पीड इटसेल्फ। एक रैम कितना स्पीड से काम करता है, उससे बहुत कम स्पीड से हम लोग काम करते हैं, कभी हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ डेटा हमें देना पड़ेगा, इनपुट वगैरह, वो तो हमारा दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग चाहेंगे कि एज ए प्रोग्राम हम उसको स्टोर कर सके, जितना से जितना इनपुट हो हम प्रोग्राम में ही डाल के भर के रख सके और इन दोनों को संबद्ध कर दे। इसी के लिए वो एक चीज बनाए, दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन, मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको आइडिया आना चाहिए, इसीलिए इट इज द प्रिलिमिनरी थिंग्स। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनाए, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाई प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड, मैं उसी पॉइंट पे पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। व्हाई पॉइंट इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वो बनाए कि एक ऐसा फॉर्मेट बनाया जाए जिसमें बिट्स तो भेजना है, एक बार में हम 32 बिट्स भेजें या 64 बिट भेजें, तो प्रोसेसर मेमोरी से कितना लेगा डेटा या फिर कितना उसे कम्युनिकेट करेगा, कितने बिट पे, दैट इज कॉल्ड द वर्ड। उसका शब्दों में वो बात करता है, ठीक है। तो अगर वो 32 बिट का है तो उसका वर्ड साइज 32 बिट है, अगर वो 64 बिट का है तो उसका वर्ड साइज 64 बिट है, अगर वो 128 बिट का है तो उसका वर्ड साइज 128 बिट्स। तो जो भी बताइए आप, वो 32 के चंक में होगा, निवाला कह सकते हैं इसको। एक निवाले में एक दैत्य कोई खाना कितना उठा रहा है, अब वो कहां से उठाए, जहां से भी उठाए, दैट क्या कहते हैं, द इंस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, वो कितने साइज का है। तो उस पूरे साइज को हम किस तरह से ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं, उस साइज को यूज करने के लिए वो एक फॉर्मेट बताया। तो फॉर्मेट में बताया कि कुछ पार्ट ऑफ द बिट्स शुड बी केप्ट फॉर द इंस्ट्रक्शन, जिसको हम इंस्ट्रक्शन के लिए छोड़ दे, रेस्ट ऑफ द पार्ट शुड बी केप्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। तो एक पार्ट को वो बनाए, दैट इज इंस्ट्रक्शन। दूसरा, ये बाकी जो पूरा पार्ट है इसको वो बनाए बट इंफॉर्मेशन या फिर डेटा, ये बताए, डेटा या फिर इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, इसको ये छोड़ दिए। इंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा, इसमें जो ऑपरेशन होना रहेगा उसका कोड रहेगा, इट विल बी कॉल्ड एज ऑपकोड। और ये डेटा पार्ट में क्या रहेगा, इट विल कंटेन द अमाउंट ऑफ डेटा, कौन सा डेटा आने वाला है। इसको भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं या फिर 3 पार्ट में बांट सकते हैं, जो हमको अच्छा लगे, जितना डेटा हम एक बार में लेना चाहें। अगर हम 3 डेटा एक साथ में लेना चाहते हैं, आई कैन डू इट, मैं इसको 3 पार्ट में बांट सकता हूँ। और अगर मुझे 2 डेटा लेना है तो मैं इसको बस सिंपल एक पार्ट एज इट इज रख सकता हूँ। अगर मुझे 2 डेटा लेना है तो आई कैन डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स, कुछ बिट्स यहाँ पे छोड़ देंगे, कुछ बिट्स यहाँ पे छोड़ देंगे, और यहाँ पे कुछ बिट्स रहेगा जो ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं इसी एग्जांपल को ले रहा हूँ, इसी ऐड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एक असेंबली लेवल लैंग्वेज में। तो ऐड M56 एंड कॉमा R0, एक असेंबली लेवल लैंग्वेज मैं लिखता, अगर मैं लिखूं तो ऐसा दिखेगा, मुझे एक काम करवाना है। लेकिन इसी को अगर मैं बाइनरी में लिखता तो कुछ इस तरह से होता, 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0। अब अगर ये स्टेटमेंट हम सिस्टम को बार बार देते या फिर इस तरह से देना पड़ता, इट वुड बी हार्ड, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इससे थोड़ा बेहतर है जो हम ये दे रहे हैं। अब हम क्या किए, ये जो पहला वाला जो 3 बिट है इसको हम कोड कर दिए, ठीक है। तो ये जो कोड मेरा बना, दैट इज कॉल्ड न्यूमोनिक कोड,
न्यूमोनिक मतलब फॉल्स, न्यूमोनिक का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स नेम्स, झूठा नाम, मतलब असल में वो है नहीं, असल में तो 011 है, तो ऐसा कोई नाम देते हैं जो बस उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 011 दे दें और ये सारा बिट पैटर्न, ये जो 8 बिट्स है इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे और ये जो 8 बिट्स है ये यहाँ चला आएगा, this 8 bits will come over here, this 8 bits will come over here. Now this bits is representing M56 and this bits is representing R0. So what is M56? M56, 56 is the number of memory location. M का मतलब है मेमोरी और 56 is the number, किस जगह से आना है। R0 is the register number, बहुत सारे रजिस्टर से हम बताए थे कि G, P, R, S जनरल पर्पस रजिस्टर्स, किसी कंप्यूटर में 32 होते हैं, 16 होते हैं, 64 होते हैं, डिपेंड्स वो कंपनी वाला कैसे दे रहा है। तो ये रजिस्टर्स में वो डेटा रखा हुआ है और मेमोरी से भी डेटा आने वाला है। तो सपोज मेमोरी में मेरा 5 है और 6 जो है सिस्टम के पास, उसके प्रोसेसर के पास, रजिस्टर के पास रखा हुआ है, तो मेमोरी से उसको डाटा को लाना है। तो मेमोरी के कौन से लोकेशन में है? 56 लोकेशन में। तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट बन गया कि 56 लोकेशन में जो R0 जो डेटा है उसको मेमोरी से लाया हुआ डेटा में ऐड करो, अपने आप में एक काम बन गया। सो दिस बिकम्स आवर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसी तरह से हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक फॉर्मेट में मिला के भेज सकते हैं। और ये जो लेंथ हम यूज करते हैं इसके लिए, जितना लेंथ हम लंबाई हम यूज करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन लेंथ। यहां पे यूज करते हैं, दिस इज ऑपकोड, दिस इज कॉल्ड द ऑपरेंड। कुछ भी हो सकता है, ये लोकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डाटा खुद हो सकता है, किसी जगह डाटा का एड्रेस भी हो सकता है। सो इस तरह से हम लोग किसी भी सिस्टम को हम क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन और डेटा दे रहे हैं। और जब भी कंट्रोल यूनिट के पास ये पूरा एक वर्ड जाता है तो कंट्रोल यूनिट फेच करता है, उसका इंस्ट्रक्शन डिकोडर में बताया था स्टेप डिकोडिंग का, तो ऑपकोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ऑपकोड चला जाता है। यहाँ पे MAR MBR जो रजिस्टर्स है वहां पे ऑपरेंड एंड डेटा चला जाता है एंड बेस्ड ऑन द ऑपकोड ये अर्थ लगाता है कि मुझे ऐड करना है। तो अंदर के सर्किटरी में कुछ बदलाव आता है जिससे कि वो एडिशन सक्सेसफुल करवाता है। ALU से वो बात करता है कि ALU आप इसको ऐड कीजिए। तो जब तक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास ऑपकोड नहीं आएगा वो जानेगा कैसे कि मुझे करना क्या है। प्रोग्राम काउंटर, अभी अगर ये मेरा स्टेप 1 है, इफ दिस इज माय स्टेप 1, if this is my step 1, तो step 2 इसके बाद कोई स्टेप अगर हम लिखे हैं that is also to be fetched, वो भी जाएगा किसके पास, प्रोसेसर के पास। तो प्रोग्राम काउंटर जो है स्टेप 1 को चढ़ा दिया काम पे, स्टेप 2 पे उंगली रख के अगला लाइन ये पढ़ना है। तो इस तरह से वो लाइन बाय लाइन पढ़ता चला जाता है और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होते चला जाता है। तो जितना बार हम एक एक वर्ड भेज रहे हैं 32 बिट का 64 बिट, अब तुम सोचो कि जितना मेरा ये इंस्ट्रक्शन लेंथ बढ़ेगा उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हम इसमें ठूस सकेंगे, मतलब उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन एट ए टाइम हम इसमें भेज सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरा प्रोसेसिंग का जो है वो ज्यादा ऑप्टिमल होगा। इसीलिए हम लोग आज के डेट में 32 बिट की जगह 64 बिट कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, इवन 128 बिट्स कंप्यूटर्स को भी यूज करते हैं, जो इट इज मोर faster than the 64 bit computers. There is the signification of the word length. जो सिस्टम वगैरह आप खरीदते हैं वो जो कंप्यूटर्स हैं वो वर्ड लेंथ यही स्पेसिफाई करता है। आई होप इट इज क्लियर। तो in the next class we will continue to how this execution happens and then we will shift to the software aspect of computing. ठीक है? ओके सर। Okay. सर हेलो। हाँ। Anyone have any doubt? सब हमने ये क्या नाम है, आपने बोला था ना लेट स्टार्ट सी ऐसे बुक जो आप बोला था यशवंत का, जो वो बुक का PDF डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक, वही उसी से पढ़ना है। हाँ, लेट अस सी शुरू में लेट अस सी सफिशिएंट है, आप परचेज भी कर सकते हैं, PDF तो अवेलेबल है। और ज्यादा
आप कितना पढ़ सकते हैं, मैं तो सब कुछ व्हाट्सएप पे लिख ही दिया हूँ, आपका एपेटाइट कितना है। आप ये बाला गुरुस्वामी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी एक ऑथर के साथ माइंड अलाइन कर लेने के बाद ही दूसरे ऑथर पे जाना चाहिए। यस सर, इसी वजह से हम वही पूछे थे कि कोई बेस्ट जिसमें कि एक पर बेस बना के फिर सेकंड पर हम फिर शिफ्ट हो सके। इवेंट से उसको आप फिलअप कीजिए, जो भी उसमें गैप रह जाता है, फिर से क्लास को फॉलो करने के लिए बुक सफिशिएंट है। तो कौन सा वही बुक सफिशिएंट है कि नहीं? आई विल रिकमेंड लेट अस सी। लेट अस सी, थैंक यू सर, यही Let us पूछना था सर। और जिसको बाला ग्रुप में लेना है वो ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही बुक करने से ज्यादा बेहतर है। हाँ सर, एक बेस पहले बन जाएगा फिर सेकंड बुक्स में जाएंगे फिर। हाँ हाँ, किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ सकता है हमारी बात सर। करके। हाँ सर सर, हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट क्लास के लिए केमिस्ट्री का? ग्रुप बन गया है तुम लोगों का? नहीं सर। नहीं सर, केमिस्ट्री का ग्रुप नहीं बना है सर। तो हम तो सर को बता दिए थे, सर बोले कि हम कल बना रहे हैं ग्रुप, लड़का लोगों को बोल दीजिए। तो ठीक है, हम आज बात करेंगे कहाँ पे क्या दिक्कत है, हम बोल देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। ओके ठीक सर। है, ओके सर, हम थैंक इन्फॉर्म कर देंगे। केमिस्ट्री अभी स्टार्ट नहीं हुआ, यही ना? यू। यस सर। इंग्लिश स्टार्ट हो गया है? यस ये यस सर। सर गुड, तो हो ही रहा है, एक ही पेपर बाकी है, वो चिंता मत करो, वो सर के हाथ का बात है। अच्छा एक चीज बताओ, जो हम बताए उसमें कहीं कोई डाउट्स है? नो सर। अगर मैं एक्सप्लेनेशन जो इंग्लिश में कर रहा हूँ उसमें कहीं दिक्कत है, किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है तो बताओ। सब अंडरस्टैंड है सर, सब समझ रहे हैं। सर, हाँ यूटी एक ओपी कोड था सर कुछ। हेलो सर। हाँ बोलो चंद्र किशोर। ओपी कोड कुछ लिखे थे सर। ऑप कोड, यस सर। ऑप कोड ऑपरेशनल कोड्स, ये जो लिखे थे हम शेयर करते हैं। लेट मी शेयर अगेन। देखो तुम कौन सा बोल दिखा? अभी तक तो नहीं दिखा। अभी दिखा? यस सर। यस सर। यही तुम बोल रहे हो तो, ये वाला पॉइंट? यस सर, ओपी कोड। हाँ, ओप कोड। ऑप कोड का मतलब है ऑपरेशनल कोड्स। किस तरह का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं? ऑपरेशनल कोड्स। ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि हम जंप करवाना चाहते हैं, मेमोरी लोकेशन में हम जंप करवाना चाहते हैं, we will jump। अगर हम सब्सट्रैक्शन करवाना चाहते हैं we will sub। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो MUL। अगर हम डिवीजन करवाना चाहते हैं डिवीजन। तो ये एक निम्नलिखित कोड्स है जो कि असेंबली लैंग्वेज इसको बनाया, जिसके जरिए जो अंग्रेजी से मिलता जुलता है, हम बाइनरी से बच जाए, उसी के लिए बनाया गया। अब बाकी जो ये जो बंटवारा है, इस पे कुछ पार्ट ऑपकोड के लिखा गया। अगर हम यहाँ बिट्स बढ़ाते हैं, अगर 3 बिट है तो 2 टू द पावर 3, मतलब 8 ऑपकोड ही हम दे सकते हैं। अगर हम 4 बिट रखते हैं तो 2 टू द पावर 4, 16 ऑपकोड। तो जितना तरह का ऑपरेशन कंप्लेक्सिटी हम प्रोसेसर का जैसा बनाना चाहेंगे, उतना नंबर ऑफ बिट्स ऑपकोड में प्रावधान देना पड़ेगा, तो उतना तरह का ऑपरेशन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 4 ऑपरेशन लिखे हैं, एडिशन, जंप, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 5 ऑपरेशन लिखे हैं, तो 3 बिट से काफी है, और भी 3 ऑपरेशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे और भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करना है, कॉपी, कैटेनेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। कॉपी करना, स्टोर करना, STOR स्टोर करना, तो वो सारे तो हम अगर यहाँ पर आते हैं तो इधर घटता है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट, जो भी गिवन है आर्किटेक्चर का, तो फिर ये घट जाएगा। तो यहीं पे हमको एक बैलेंस करना होता है कि सिस्टम कैसे फास्ट होगा, किस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी का सिस्टम बनाना चाहते हैं, और वो फास्ट कैसे काम करे। तो ये आर्किटेक्चर का मैटर है, इसमें उतना नहीं जाएंगे, अभी हमारा विषय अंतर हो जाएगा। तो दो ही बात है, एक है ऑपकोड, दूसरा है ऑपरेंड। ऑपरेंड कुछ भी हो सकता है, एक डेटा का एड्रेस हो सकता है, और एक वो डेटा खुद डेटा भी हो सकता है। अगर ये 6 कैन बी एन ऑपरेंड, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ नहीं हो, बस 6।
दिस ऑपरेशन कैन बी ए 6 इटसेल्फ, ऐसा भी हो सकता है, या फिर 6 का एड्रेस हो, ऐसा भी हम लिख सकते हैं ऐड, इट कैन बी रिटन एज ऐड मेमोरी लोकेशन 56 टू मेमोरी लोकेशन 40। तो हो सकता है 56 पे 5 है और 40 में जो है 6 है, 56वें लोकेशन में 5 स्टोर किया गया है और 40वें लोकेशन में 6 है, बस दोनों लोकेशंस को लाना है। Is it clear? Yes, sir. Yes, it's like क्या नाम है, बाइनरी कोड ऑफ ऐड प्लस डिवाइड, यही सब ना। जिस तरह का ऑपरेशन रहेगा उस तरह का आउटपुट हम दे सकते हैं। यस सर। जिस तरह का ऑपरेशन हम करवाना चाहते हैं उतना तरह का ऑपरेशन, मतलब वो बिट से ही हमको देना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। फॉर्म का लिंक हम भेज रहे हैं, फॉर्म जल्दी से भर दो अटेंडेंस का, हम चैट बॉक्स में दे रहे हैं फॉर्म का लिंक। व्हाट्सएप में सर? नहीं, चैट बॉक्स में दे रहे हैं। सर कल क्लास चलेगी क्या? चैट बॉक्स में लिंक दिए, इसको आप लोग अभी के लिए अटेंडेंस में इसको भरो। मिला? यस सर। चैट बॉक्स में अटेंडेंस का फॉर्म का लिंक है, उसको आप लोग फिलअप कर दीजिए, उस पर अटेंडेंस नोट हो जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रिकल एंड ओनली इलेक्ट्रिकल, इसमें कोई ब्रांच अगर है तो नहीं भरे तो अच्छा। ठीक है, सेशन को एंड करते हैं, यू फिल इट। ओके सर कल क्लास चलेगी क्या? सेशन को हम एंड कर रहे हैं, आप फॉर्म को भर लीजिए आप लोग। भर लिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। तो भाई केमिस्ट्री क्लास होगा क्या? शायद तो नहीं होना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं है होगा? तो। देखो ना सर तो बोले 16 था, इसके बाद कोई क्लास होगा? वही तो हम भी कोई क्लास नहीं होगा, केमिस्ट्री का है वो तो इसके बाद होगा ही तो नहीं। नहीं, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री लैब है। अच्छा, तो 16 तारीख तक बोला गया था ना, 16 तारीख तक सर बोले थे कि 16 तारीख तक में सर आ जाएंगे, तो रुक जाओ कल तक के लिए। नहीं, कल भी सस्पेंडेड ही होगा। हाँ कल तो ये है, पूजा है ना, सरस्वती पूजा के कारण। हम भूल जाते हैं भाई, हाँ। सॉरी, पता नहीं ना मेरे को, इसी वजह से। हाँ हाँ हेलो भाई, कोई हेलो बंद है क्या? ठीक है, चलते हैं तब, बाय। भाई सुनिए, बोलो भाई। हेलो, वो लेटेस्ट हाँ बोलो भाई। ना भाई। प्रोनाउंसिएशन का मैम जो पढ़ाई थी क्लास में इंग्लिश का, उसमें कुछ पीडीएफ नहीं ना भेजी है? आज तो भेजिए क्या क्लासरूम पढ़ाई में। क्या था यार, क्या ही पढ़ाई क्या थी मैम उसमें, कुछ तो पढ़ाई आज नहीं थी क्लासरूम में भेजिए खाली- भाई, देख तो ले। हाँ ठीक है, देख लेंगे, अभी हम तुरंत देख लूंगा। साथ ठीक है, भाई चलता हूँ। हेलो साथ भाई। हाँ बोलो भाई। अरे वो बोल रहे हैं कि लेटेस्ट सी का पीडीएफ भेज देना। लेटेस्ट सी का पीडीएफ दो या तो ठीक है भेज दूंगा अभी। हेलो ठीक है, अभी हम भेज दूंगा इसी में, पीपीएस वाले में भेज दूंगा, ठीक है। भाई पीपीएस का भी नोट्स पूरा सेंड कर देना था। अरे यार, पीपीएस का नोट क्लासरूम में दे चुके हैं सर, जाके देख लो। पीपीएस का दे दिए क्लासरूम में? देखो ना सर, तुम ही ना बोला यार। अरे पीपीएस का इंग्लिश नहीं, का मैम दिए दी हैं। है, मैम दी है अच्छा, इंग्लिश का। इंग्लिश वाली मैम। अच्छा। इंग्लिश का दी है, ओ। मैम दी है। पीपीएस का ओ। भाई आएगा। ठीक है, भेज दूंगा अभी। कहाँ दिया भाई रवि भाई, मैम कहाँ दी? क्या?
दी है कहाँ दिए मैम। मैम? देखो मेल पर भी गया होगा आपके, और मेल पर गया होगा। मेल पर भी ओपन कर सकते हैं, और क्लासरूम अच्छा में भी गया है। अरे भाई इंग्लिश वाले ग्रुप में देखो कोई सेंड किया, मैम मैम ही सेंड की है। मैम अच्छा इंग्लिश ग्रुप में भी ठीक सेंड है। किया है, सुनिए ना। अच्छा हाँ। और मेल पर भी गया है, और क्लासरूम पर भी अच्छा गया हाँ है, मेल पर तीनों भी पर आया। आया है। अच्छा अच्छा, देख लूंगा अभी, देख लूंगा। ठीक है, चलते हैं। बाय बाय, पीस आउट। सर ये कब तक पीपीएस वाला भेजेंगे हम लोग को? हेलो, कौन पीपीएस वाला हो? ये पीपीएस का क्लास का हाँ नोट्स कब कौन भेजेंगे पीपीएस सर? वाला? जो सर पढ़ाए। सर भेज देंगे, वो बात करेंगे, ग्रुप में चैट कीजिए ना, हो नहीं तो मैसेज करते हैं, देखिए कब तक वो भेज देंगे। पीपीएस का टेंशन नहीं लीजिए, आप समझ गए, बेड़ा पार हो जाएगा। सर जितना बोर्ड में पढ़ा दो उतना जरूरी पड़ेगा। हेलो, बोलिए ना। बोल रहे हैं कि सर जो पढ़ाते हैं हाँ अति बोर्ड पे, तो वो लिखना पड़ेगा कि सर समझा देंगे तो उतना से आ जाएगा, उसे नोट्स भेजेंगे तो उसे हो जाएगा? नहीं, लिख लिख लीजिएगा तो बेहतर होगा। थोड़ा अपना कॉपिए में, दिमाग में अपना अपने तरीका हाँ से वो कॉपी बात में है। उतार लीजिएगा, ऐसे सर नोट्स देंगे ही समझने के लिए, जहाँ जहाँ फंसिएगा ना। हाँ हाँ, तो फिर उसे समझ जाएंगे। ठीक है। और प्लस होगा कि नहीं होगा? केमिस्ट्री का तो क्लास नहीं होगा अब?